Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. पढ़ते हैं कविता भूख। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सब कुछ कह लेने के बाद कुछ ऐसा है जो रह जाता है। तुम उसको मत वाणी देना, वह छाया है मेरे पावन विश्वासों की। वह पूंजी है मेरे गूंगे अभ्यासों की। यह सारी रचना का क्रम है। बस इतना ही हूं मैं, बस इतना ही मैं हूं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पढ़ते हैं भूख। कविता पढ़ने से पहले उनका परिचय देख लेते हैं। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टांगे हुए लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतुता का जो बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। कवि का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो हो प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जब भी वह भूख से लड़ता है, संघर्ष करता है, तो वह बहुत ही सुंदर दिखता है। इस कविता में कवि ने भूख से लड़ते हुए पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों का वर्णन किया है। भूख का अंदाजा तो उसे ही होता है जिनका पेट भरा नहीं होता। जिनके पेट भरे होते हैं वे तो मस्त आलम में जीते हैं, अपनी मस्त दुनिया में जीते हैं। लेकिन वह बच्चे जो होते हैं, भूखे होते हैं, वो अपना बचपन बेचकर कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। जब वो अपने एक एक निवाले के लिए सड़कों पर, बाजारों में, कभी चौराहों पर पेट के वास्ते दर दर भटकते हैं, तो उन्हें देखकर हमें लगता है कि भूख से कितना यह बच्चा लड़ रहा है। इनका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। कई लोग गरीबी में ही जीवन जीते हैं, गरीबी में ही उनका जीवन पूरा हो जाता है, और कोई उम्र भर इत्र की खुशबू में जीता है और मस्त आलम से जीता है। उन्हें शायद पेट की भूख का अंदाजा नहीं कि पेट की भूख कैसी होती है। तो भूख से लड़ने के लिए जब कोई खड़ा हो जाता है तो कैसा लगता है? तो कवि कहते हैं कि उनको अगर हम देखें तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। एक अलग ही कवि का यहाँ पर दृष्टिकोण है कि संघर्ष करते हुए लोग कैसे दिखते हैं। देखो यहाँ पर हम किसान को देख रहे हैं। किसान अपनी
मेहनत करके अपनी भूख को मिटाने के लिए किस प्रकार सुंदर दिखता है, किस प्रकार का वो खेत में काम करता है, वह इस चित्र में हमें दिखाई पड़ता है कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। अब कवि विविध पशु और पक्षियों के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार वो भूख से लड़ते हुए सुंदर दिखते हैं। विभिन्न पशु पक्षियों को झपटते हुए, फन उठाए हुए, पैर पर खड़ा होते हुए, दबे पांव झाड़ियों में चलते हुए, डाल पर उल्टा लटकते हुए, इन सभी मुद्राओं में कवि ने यह दिखाया है कि जब भी वो मेहनत करते हैं तो किस प्रकार से सुंदर लगते हैं। अब एक के बाद एक हम देखेंगे। झपटता बाज। देखो यहाँ पर बाज अपनी भूख मिटाने के लिए किस प्रकार शिकार करता है और कितना सुंदर लगता है। वो संघर्ष करता है, परिश्रम करता है और परिश्रम करते हुए सभी जो है वह कैसे लगते हैं, सुंदर। उस मुद्रा में वो बहुत अधिक सुंदर दिखते हैं। फन उठाए सांप। यहाँ पर हम सांप को देखते हैं कि सांप जब भी अपनी भूख मिटाने के लिए फन उठाता है तब वह सबसे अधिक सुंदर लगता है। उसे भी मेहनत करनी ही पड़ती है। दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। कि दो पैरों पर बकरी जो है वह खड़ी होती है और कांटों के बीच में जो पत्तियां होती है वह खाने के लिए वह खड़ी होती है। और उस चित्र को देखकर कवि के मन में होता है कि वह बहुत ही सुंदर लगती है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। देखो यहाँ पर चीता नजर आता है कि वह दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ किस प्रकार अपने शिकार को खोज रहा है। वो हमेशा हम देखे उसे तो वो दबे पांव चुपचाप ही आता है ताकि उनका शिकार उनके हाथ से चला न जाए। तो वह तब बहुत ही सुंदर लगता है। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। देखो यहाँ जैसे चित्र में दिखाया है वैसे कि तोता आम को खाने के लिए किस प्रकार उल्टा हो गया है। डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता हुआ तोता अधिक सुंदर लगता है इस मुद्रा में। वैसे यूं ही पेड़ पर बैठा हुआ इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन जब वो फल कुतरता है तब वो अधिक सुंदर लगता है। या इन सब की जगह आदमी होता। कि इन सब की जगह, इन सब यानी बाज, सांप, तोता, चीता और बकरी, इनकी जगह अगर आदमी होता तो वह भी इतना सुंदर दिखता, क्योंकि वह मेहनत करता है और मेहनत करते हुए लोगों को देखकर कवि कहते हैं कि वह उस मुद्रा में सबसे अधिक वो अच्छे लगते हैं। यानी हमारे जीवन में परिश्रम के महत्व को कवि ने यहाँ पर बताया है कि कोई भी हो वह परिश्रम की मुद्रा में बहुत ही सुंदर लगता है। परिश्रम के बिना किसी का जीवन संभव ही नहीं है। कोई भी हो, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, परिश्रम तो उसे करना ही चाहिए। और परिश्रम की जो वह मुद्रा होती है वह मुद्रा सबसे अधिक सुंदर होती है। उसे देखने के लिए हम अगर खड़े होते हैं तो वह नजारा हमारे लिए सबसे सुंदर होगा। तो कवि ने एक अलग दृष्टिकोण से यहाँ पर भूख मिटाते हुए विविध पात्रों के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि भूख से लड़ता हुआ चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो या पक्षी हो, बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब भी भूख से लड़ने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, इसके द्वारा कवि ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें परिश्रम द्वारा ही अपनी भूख को शांत करना चाहिए। विभिन्न पशु पक्षियों को यहाँ पर कवि ने दिखाकर हमें यह बताया है कि जब भी भूख से कोई लड़ता है वह सुंदर दिखने लगता है। धन्यवाद।